हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के 6th चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टिश्यू। तो आइए समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में पढ़ा था। हमने जाना कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने होते हैं, जिनमें कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी एक्शंस होते हैं जैसे मूवमेंट, फूड इनटेक आदि सिंगल सेल के द्वारा ही होते हैं, यानी यहाँ वर्क एलोकेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाखों सेल्स होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं उन्हें सेल के अलग अलग ग्रुप को एलोकेट कर दिया जाता है, मतलब काम का बंटवारा हो जाता है। इसे ही सिंपली हम वर्क एलोकेशन कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी फैमिली में होता है, पापा मम्मी भाई बहन सबको कुछ न कुछ काम बांट दिया गया है ताकि फैमिली इजिली सरवाइव कर सके। फैमिली में वर्क एलोकेशन सही है गलत है वो सोशल साइंस का भाग है, इसे वहां पढ़ना है। आपके हिस्से में स्टडी करना है वो करो बस। तो ये जो सेल्स के ग्रुप हैं वो किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन को बहुत एफिशिएंटली करते हैं और इन्हें ही हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में मसल टिश्यूज हैं, अब टिश्यूज हैं तो ग्रुप ऑफ सेल ही होगा, तो ये मसल सेल्स का ग्रुप होता है जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन मूवमेंट का परफॉर्म करता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और एक्सटेंड होगी जिसके कारण फोर्स जनरेट होगा और मूवमेंट परफॉर्म होगी। चलो इसे समराइज कर लो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वर्क एलोकेशन होता है, सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं एक ग्रुप बना लेती हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में और स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ऐसे ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल कुछ इस तरीके से डिजाइन और अरेंज होते हैं कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी से फंक्शन को परफॉर्म कर सके। मतलब ये है कि ऐसी सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और कोई फंक्शन एक साथ परफॉर्म करती हैं तो टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। चलो ये समझ लिया। अब समझने की बात तो ये है कि प्लांट और एनिमल दोनों ही लिविंग होते हैं, लेकिन पीछे हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों अलग होते हैं। तो क्या इन सेल्स से बने टिश्यूज भी अलग अलग होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों को सरवाइव करने के लिए अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। पेड़ पौधे एक जगह स्टेबल खड़े रहते हैं, जबकि एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए मूवमेंट करते रहते हैं। अब पेड़ पौधों को स्टेबल खड़े होने के लिए ऐसे टिश्यूज की जरूरत होगी जो ऐसा करने में हेल्पफुल हों। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे टिश्यूज जो सहारा देते हैं डेड सेल से बने होते हैं। वहीं एनिमल को मूवमेंट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ऐसे में ज्यादातर टिश्यूज लिविंग सेल्स के होते हैं। एनिमल और प्लांट के ग्रोथ के पैटर्न में एक और डिफरेंस होता है। पौधों में ग्रोथ कुछ एरिया में लिमिटेड और लोकेटेड रहती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए पौधों में टिश्यूज का क्लासिफिकेशन उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर ग्रोइंग और परमानेंट टिश्यू के रूप में किया जाता है। ग्रोइंग टिश्यू का ही दूसरा नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहना ज्यादा सही होगा, टेक्निकली ज्यादा सही माना जाता है। एनिमल में सेल की ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, इसलिए यहाँ इस आधार पर कोई लिमिट या डिमार्केशन नहीं होता है। ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड होता है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स प्लांट। कॉम्प्लेक्स एनिमल और कॉम्प्लेक्स प्लांट को रेफरेंस में लेकर टिश्यूज के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। वैसे इस चैप्टर और अगले चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन ही मुख्य रूप से पढ़ना है। तो बस तैयार हो जाइए आप रनवे 34 के अजय देवगन जैसी फोटोजेनिक मेमोरी लेकर। आंख बंद करते ही ऐसे चार्ट दिखना चाहिए। ये प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन चार्ट है। हमने पीछे ये पढ़ा है कि प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट और दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखिए। ग्रोथ ऑफ प्लांट कुछ निश्चित स्पेसिफिक रीजन में ही होती है, क्योंकि यहाँ डिवाइडिंग टिश्यूज कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर ही लोकेटेड होते हैं। अब ये डिवाइडिंग टिश्यूज यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस पॉइंट पर होता है उसी के आधार पर इसे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल टिश्यूज के रूप में क्लासिफाई कर दिया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं
इनिशियली इनमें मेरिस्टेम के ही गुण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करती हैं, मैच्योर होती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज होकर दूसरे टिश्यूज के जैसे हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप छुटपन में अलग गुण रखते थे और बड़े होते होते आपके गुण बदल जाते हैं। मजेदार बात तो हम टीचर्स के लिए यही होती है कि ये सब गुण बदलते हुए हम अपनी आंखों से देखते हैं। खैर, ये वाली एक्टिविटी आप खुद से पढ़ लो, आप समझ जाओगे आसानी से। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जड़ों और स्टेम के ग्रोइंग टिप पर होती हैं, जो स्टेम और रूट की लंबाई बढ़ाने में हेल्पफुल रहती हैं। स्टेम या रूट की मोटाई यानी कि गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू की ग्रोथ के कारण बढ़ती है। इसे कैम्बियम भी कहते हैं। और इंटरकैलरी स्टेम कुछ पौधों में नोड के पास दिखती है। ये देखो, इसे नोड कहते हैं और दो नोड के बीच वाले भाग को इंटरनोड कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल काफी एक्टिव होते हैं। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पतली सी सेलुलोज वॉल होती है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, लेकिन वैक्यूल्स नहीं होते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पिछला वीडियो देखा है और ये सारे टर्म्स जैसे कि साइटोप्लाज्म, सेलुलोज वॉल और न्यूक्लियाई, वैक्यूल्स, ये सारे आप समझ रहे हैं। खैर, ये दोनों फिगर देख लो ध्यान से। पौधे की स्टेम को दो अलग तरीके से काटा गया है। अगर स्टेम को फिगर ए की तरह काटें तो इसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहेंगे, और अगर फिगर बी की तरह काटे तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहेंगे। लैब में स्लाइड बनाते समय आपका टैलेंट यही दिखेगा। जो स्टूडेंट सबसे पतला ट्रांसवर्स सेक्शन काट लेता है उसकी स्लाइड सबसे अच्छी बनेगी। लैब असिस्टेंट से आप हेल्प जरूर लीजिएगा, आपकी स्किल इंप्रूव होगी। क्या पता कल को आप सर्जन बन गए तो सर्जरी करते समय आपके हाथ बिल्कुल स्टेडी रहेंगे। याद करो, प्रैक्टिस मेड अ पर्सन परफेक्ट। चलो, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू बन गए। फिर अब क्या? अब ये कि आप कितने भी पावरफुल हो, एक टाइम पर ये पावर खत्म होगी ही। यही ब्रह्म ज्ञान यहाँ भी लागू होगा। एक समय के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स अपने डिवाइड होने की एबिलिटी खो देते हैं, और ऐसा होते ही ये मेरिस्टेम टिश्यू खुद को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं या हो जाते हैं, और एक स्पेसिफिक शेप लेकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरी प्रोसेस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को प्राप्त कर लेने की, इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यही डिफरेंशिएशन की प्रोसेस अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज के डेवलपमेंट का कारण बनती है। परमानेंट टिश्यूज मेनली दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। फिगर में देखिए, एपिडर्मिस के नीचे सेल्स की कुछ लेयर्स होती हैं। जनरली ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज ही होते हैं। ये मेनली तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कैसे कैसे नाम रखे हैं, जबान ऐंठ जा रही है। खैर चलो, बार बार प्रैक्टिस करने से हो सकता है कि हम यूज्ड टू हो जाएं। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला टिश्यू होता है। ये लिविंग सेल्स के बने होते हैं जिनमें एक पतली सेल वॉल होती है। पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, जिसके कारण सेल्स के बीच में काफी खाली स्पेस होता है, जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू जनरली फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, लेकिन कुछ पेरेन्काइमा टिश्यू क्लोरोफिल को भी स्टोर करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के काम आता है। ऐसे सिचुएशन में जब पेरेन्काइमा टिश्यू क्लोरोफिल रखता हो, उसे हम क्लोरेन्काइमा टिश्यू कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट यानी कि पानी में रहने वाले प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटी होती है, और ये कैविटी पेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स के बीच हवा भरने से ही बनते हैं। तो ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यू जो एयर कैविटी बनाते हैं उनको हम एरेन्काइमा कहते हैं। अगला सिंपल परमानेंट टिश्यू है कोलेन्काइमा। कंफ्यूज नहीं होना है, पीछे हमने क्लोरेन्काइमा देखा था और ये कोलेन्काइमा है। पेड़ की डालियों पर बहुत बार लटके होंगे आप, या फिर ब्रांचेस को लटकते हुए तो देखा ही होगा। पेड़ पौधे, क्लाइंबर्स आदि की स्टेम या टेंड्रिल आदि को बिना टूटे बेंड होने का ये जो गुण होता है, ये कोलेन्काइमा टिश्यू के कारण ही आता है। इस टिश्यू के सेल लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और कॉर्नर पर थोड़े से थिक होते हैं। इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। अगला सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये टिश्यू प्लांट को हार्ड और मजबूत बनाते हैं, जैसे नारियल की खोपड़ी यानी हस्क ऑफ कोकोनट आपने देखा होगा। ये काफी कठोर होते हैं और मजबूत भी होते हैं।
इस टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं। ये लॉन्ग और नैरो होते हैं, साथ ही लिग्निन की वॉल होती है जिसके कारण इनकी थिकनेस बढ़ जाती है। इस टिश्यू के सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये टिश्यूज स्टेम, वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर और लीव्स की वेन्स में और हार्ड कवरिंग सीड्स या फिर नट्स आदि में पाए जाते हैं। ये वाले भाग को वेस्कुलर बंडल कहते हैं, आगे आएगा भी। एक्टिविटीज सारी पढ़ना है आपको, मैं तो वीडियो छोटा बनाने के लिए स्किप कर रहा हूं इसे। इनकी इंपॉर्टेंस अपने जगह है। चलिए यहाँ देखिए, प्लांट्स की अल्टरनेट लेयर जो आमतौर पर सिंगल सेल लेयर होती है, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ड्राई प्लेसेस यानी जहां आसपास की हवा में नमी कम होती है, जैसे हॉट डेजर्ट, यहाँ उगने वाले पौधे में एपिडर्मिस थोड़ी मोटी होती है ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो ट्रांसपिरेशन के कारण। पौधे का पूरा भाग एपिडर्मिस से ढका होता है जिस पर क्यूटीन की एक वैक्स कोटिंग होती है। ये वाटर लॉस से बचाता है। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का भी काम करती है। एपिडर्मिस पौधे के बाहरी भाग पर एक वैक्सी सब्सटेंस सेक्रीट करता है जो एक वाटर रेजिस्टेंस लेयर भी बनाती है। एपिडर्मिस लेयर वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी, पैरासाइट लाइक फंजाई के अटैक से भी बचाती है। एपिडर्मिस का काम ही है प्रोटेक्शन का, इसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। आउटर और साइड वॉल इनर वॉल की तुलना में थिकर होते हैं। पौधे के लीव्स के एपिडर्मिस को देखिए, चूंकि फोटोसिंथेसिस के कारण गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। इसके लिए छोटे छोटे छेद यहाँ एपिडर्मिस वाली लेयर पर होते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा में किडनी के सेब जैसे 2 गार्ड सेल्स होते हैं और इनके थ्रू ही एटमॉस्फेयर से गैसेस का एक्सचेंज और वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस ऑफ वाटर भी होता है। रूट्स की एपिडर्मल सेल्स का मेन काम होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन का, इसलिए इसमें लंबे लंबे हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं जो रूट्स की टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। देखो, जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज में कुछ चेंज आते हैं। फिगर में देखिए, कॉर्टेक्स में जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगे वो कॉर्क सेल की एक लेयर बनाने लगेंगे। कॉर्क सेल्स डेड सेल्स होती हैं जो बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के अरेंज होती हैं। इसमें सुबेरीन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो इसकी वॉल को हवा और पानी के लिए इम्परवियस यानी कि अभेद्य बना देता है। सिंपली कहें तो अंदर या बाहर आने जाने नहीं देता है। चलिए, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को जान लिया। सिंपल इसलिए क्योंकि ये एक ही जैसी दिखने वाली सेल्स से बने टिश्यूज होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को देखिए, ये एक या उससे ज्यादा टाइप की सेल्स से मिलकर बने होते हैं और ये सब सेल्स मिलकर के एक यूनिट की तरह काम करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। इन दोनों को वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं और ये मिलकर वेस्कुलर बंडल को फॉर्म करते हैं। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सरवाइव करने वाले कॉम्प्लेक्स प्लांट में वेस्कुलर टिश्यूज एक खास फीचर की तरह होता है। फिगर में देखिए, जाइलम का काम होता है जल और मिनरल सॉल्ट को जड़ों से सीधे ऊपर तक ले जाना जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है, और फ्लोएम पत्तियों के द्वारा तैयार भोजन यानी कि ग्लूकोज को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। याद रखने के लिए, जाइलम जल को और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम मेनली ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बनता है। ट्रैकिड और वेसल्स में थिक वॉल होती है जिसमें मैच्योर डेड सेल्स होती हैं। इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है और जाइलम फाइबर सपोर्ट देने का काम करता है। फ्लोएम की बात करें तो ये 5 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है जो हैं सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इनमें सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होती है और इसकी वॉल्स में छोटे छोटे छेद होते हैं। फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके बाकी के 4 फ्लोएम सेल्स लिविंग होते हैं, यानी कि फ्लोएम फाइबर डेड सेल्स का बना होता है। आइए अब जानते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल के बॉडी में कई ऑर्गन होते हैं जो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इंटरनल ऑर्गन हो या फिर एक्सटर्नल, ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाकर ये कई स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स में कई प्रकार के टिश्यूज होते हैं जिनसे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बनता है। आइए इन्हें एक एक करके ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एपिथेलियल टिश्यूज को।
ये एनिमल की बॉडी में कवरिंग या प्रोटेक्टिंग टिश्यू होता है। ये बॉडी के ज्यादातर ऑर्गन्स या कैविटीज को कवर करता है। साथ ही साथ बॉडी के दो ऑर्गन्स को सेपरेट करने में भी अपनी भूमिका निभाता है, बाउंड्री बनाता है, ऐसा समझिए। एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स के भीतर लगभग ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब टाइटली पैक्ड कंटिन्यूअस सीट के जैसे होते हैं। और डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स की लेयर के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, यानी चिपकाने वाला पदार्थ, वो बहुत कम होता है। सिंपल वर्ड में कहें तो कोई भी पार्टिकल हो बॉडी में एंटर या एग्जिट करते समय कम से कम एक एपिथेलियल लेयर से होके तो जरूर गुजरेगा। यहां साफ है कि एपिथेलियल टिश्यू परमिएबल होता है, मतलब बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में मटेरियल के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। आगे ये वाली लाइन का मतलब मैं समझाता हूं आपको, पहले थोड़ा टाइप समझ लो, जरूरी है। एनसीईआरटी की यही एक बात है, ये अचानक से ऐसी एक लाइन लिख देते हैं जहां बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज होने लगता है। एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया जाता है। एक तो नंबर ऑफ लेयर के आधार पर, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में। जब नंबर ऑफ लेयर सिंगल सेल्स की हो तो इसे हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, और जब नंबर ऑफ लेयर्स कई सेल्स लेयर की बनी होती हैं तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। अगला आधार होता है सेल्स की शेप का, जैसे क्यूबॉइडल है, स्क्वैमस है या कोलमनर है, ऐसे शेप्स। अब यहाँ देखो, नीचे कनेक्टिव टिश्यूज है, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है। अब जरा ध्यान दो, इस लाइन में ये बता रहा है कि एपिथेलियल टिश्यूज का टाइप चाहे जो भी हो, एपिथेलियल टिश्यूज को अंडरलाइंग टिश्यू, यानी यहाँ पर जैसे कनेक्टिव टिश्यू है तो एपिथेलियल टिश्यू को अंडरलाइंग टिश्यू से सेपरेट करने का काम ये एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ये जो अलग अलग एपिथेलियम टिश्यू के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर इनके फंक्शन के बेस पर होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स और लंग्स के एलियोली में, इनमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस सेलेक्टिव परमिएबल सरफेस के थ्रू होता है, तो यह एक फ्लैट एपिथेलियम होगा। इसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। ये बहुत पतली, चपटी और डेलिकेट लाइनिंग रखते हैं। ओइसोफेगस और माउथ की लाइनिंग भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की ही बनी होती हैं। बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली स्किन भी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, लेकिन ये एक से ज्यादा लेयर में अरेंज होते हैं, इसीलिए इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। जहां एब्जॉर्प्शन या सेक्रीशन होता है बॉडी में, जैसे कि इंटेस्टाइन में इनर लाइनिंग होती है, यहाँ पिलर लाइक टॉल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कोलुमनर एपिथेलियम कहते हैं। ऐसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो कोलुमनर टिश्यूज होते हैं उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम सीलिया कहते हैं। ये सीलिया मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण म्यूकस मूवमेंट को पुश मिलता है और सफाई हो जाती है। ऐसे एपिथेलियम को सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम कहते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स और सैलिवरी ग्लैंड्स की डक्ट क्यूब शेप सेल्स से बनी एपिथेलियम होती है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये क्यूबॉइडल शेप सेल्स ग्लैंड सेल के रूप में एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन एक्वायर कर लेती हैं, जो एपिथेलियम टिश्यूज के सरफेस से सब्सटेंस को सेक्रेट कर पाती हैं। कभी कभी एपिथेलियम टिश्यूज का एक पोर्शन इनवर्ड फोल्ड होकर के एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना लेता है, जिसे हम ग्रैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। यहाँ इस चैप्टर में बस आपको ज्यादा से ज्यादा नाम ही समझने हैं और याद रखने हैं। अब आगे देखिए कनेक्टिव टिश्यूज को। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसे कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड सेल्स आपस में कम जुड़े हुए होते हैं और एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में यहाँ वहाँ एम्बेडेड रहते हैं। ये मैट्रिक्स जेली लाइक फ्लूइड होता है, डेंस और रिजिड होता है। इस मैट्रिक्स का नेचर पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शन के कॉन्करेंस में बदलता रहता है। ब्लड में प्लाज्मा नाम का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंशन क्या होता है ये आपने पिछले वीडियोस में देखा है, रिकॉल कर लीजिए एक बार। प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स भी होता है। ब्लड का फ्लो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स आदि को बॉडी के एक पार्ट से लेकर के दूसरे पार्ट तक। बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं, जो बॉडी को एक फ्रेमवर्क और सपोर्ट देती हैं। मसल्स को बॉडी के मुख्य अंगों को भी सहारा देती हैं, कोमल अंगों को भी बचाती हैं।
बोन्स स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं जिसकी सेल्स कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड के हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। बोन को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट नाम के कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा होता है। ये इलास्टिक और कंसिडरेबल स्ट्रेंथ के होते हैं। इसमें मैट्रिक्स कम होते हैं और हाँ, जब आपको मोच आती है तो यही लिगामेंट टूटते हैं जिससे आपको बहुत भयानक दर्द होता है। और सेल्स हैं तो खुद से ग्रो कर जाएंगे, बस आपको ज्वाइंट को हिलाना नहीं होता है, इसलिए प्लास्टर लगा दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। जब बोन को मसल से जोड़ना होता है तो टेंडन नाम के कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत होती है। ये फाइबरस टिश्यूज होते हैं जिसमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ तगड़ी वाली स्ट्रेंथ होती है। एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज। इसके सेल्स के बीच सफिशिएंट स्पेस होता है। इसमें प्रोटीन और शुगर से बना सॉलिड मैट्रिक्स होता है। जहां बोन ज्वाइंट्स होता है उस सरफेस के ऊपर आकर उसे ये चिकना बना देते हैं। चिकन लेग पीस खाने वाले जानते होंगे। वेजिटेरियन लोग नाक नहीं सिकोड़ेंगे क्योंकि आप पायो पढ़ रहे हैं और ऐसी कंडीशन से आपको 2-4 होना ही पड़ेगा। नाक, कान, ट्रैकिया, लैरिंग्स आदि भी आपके कार्टिलेज टिश्यू के ही बने होते हैं। अगला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स और स्किन के बीच, ब्लड वेसल्स के चारों ओर, नर्व्स और बोन मैरो में होता है। ये ऑर्गन के बीच के जो खाली स्पेस होते हैं उनको भरता है। इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और टिश्यूज के रिपेयरिंग में हेल्पफुल रहता है। एक और टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू। ये स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है। हमारी बॉडी में फैट को फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। फैट इकट्ठा करने के कारण ये हीट के इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। इसलिए आपने देखा ही होगा जो थोड़े से मोटे हेल्दी लोग होते हैं जिनमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, फैट एक्युमुलेशन ज्यादा हुआ रहता है, उनको तुलनात्मक रूप से कम ठंड महसूस होती है। खैर, आई एम अगेंस्ट बॉडी शेमिंग, पर क्या करें, कोई अच्छा वर्ड सुझाया ही नहीं किसी ने। चलिए, अब नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। ये इलोंगेटेड सेल्स से बनी होती हैं जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं। ये टिश्यूज बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन को कॉज करते हैं, यानी जिसके कारण मूवमेंट होती है। कुछ मसल्स को हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, इन्हें हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इन्हें स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि ये बोन से अटैच्ड होती हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स दिखते हैं, इस कारण इसे हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ये टिश्यू लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ये सब हमारी इच्छा से नहीं होता है, इसलिए ऐसी मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्मूथ मसल्स है। ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स ऐसी ही मसल्स से बने होते हैं। इनकी सेल्स लॉन्ग पॉइंटेड एंड वाली होती है जिसे हम स्पिंडल शेप कहेंगे। ये सेल्स यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। इसमें लाइट और डार्क पट्टियां नहीं होती हैं, इसलिए हम इन्हें अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। एक तीसरे टाइप की मसल्स होती है हार्ट की मसल्स, इसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये मसल्स बेबी के बर्थ से पहले माँ के गर्भ से ही काम करना शुरू करती है और मृत्यु तक लगातार करती रहती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। ये इनवॉलेंट्री इन नेचर होती है, यानी हमारी मर्जी से दिल नहीं धड़कता। सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनी न्यूक्लिएट होती है। चलिए, एक और लास्ट एनिमल टिश्यू है नर्वस टिश्यू। देखिए, सभी सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि जब सेल के बाहर से कोई स्टिमुलाई रिसीव हो, यानी कि सेल के बाहर कोई चेंज हो, तो उसके प्रति सेल रिस्पॉन्स करती है। लेकिन नर्व टिश्यूज के सेल हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं स्टिमुलेशन के लिए, यानी कोई भी चेंज होता है उसे महसूस करने और इसकी इंफॉर्मेशन को बॉडी के भीतर अलग अलग प्लेस तक ट्रांसमिट करने में। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ये सभी नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। नर्वस टिश्यूज की सेल्स को हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। एक न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। सेल बॉडी से लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। सेल बॉडी के बाद एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के पिछले भाग से कई छोटे छोटे ब्रांच जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हें भी हम डेंड्राइट्स ही कहते हैं। ये डेंड्राइट्स दो नर्व सेल यानी न्यूरॉन्स के अटैचमेंट का काम करते हैं। न्यूरॉन एक व्यक्ति में 1 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं, इसलिए सबसे लंबी सेल का रिकॉर्ड इनके नाम है। कई सारे नर्व फाइबर मिलकर के
कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्प से एक नर्व बनाते हैं। इस नर्व फाइबर से जो सिग्नल पास होता है उसे हम इंपल्स कहते हैं। इसी इंपल्स के कारण हम अपनी मसल्स को मूव करते हैं। नर्व और मसल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है एनिमल्स की मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नर्व स्टिमुलाई को रिसीव करेगी, मसल्स को कमांड देगी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, तब जाके मसल्स मूवमेंट करेगी। ये जितने कम समय में होगा उतना अच्छा माना जाता है। आपके स्कूल में जो पीटी कराई जाती है वो इसीलिए ही कराई जाती है ताकि आपके नर्व और मसल्स में यानी कि न्यूरो मसल्स में कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए। और अगर न्यूरोमस्कुलर कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होगा तो आप स्टिमुलाई के प्रति ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे और आपकी मूवमेंट उतनी ही अच्छी होगी। चलिए, मैंने बहुत छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि एनसीईआरटी चाहती है कि आप बस एनाटॉमिकली जाने यानी कि ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज और उनके क्लासिफिकेशन को समझें, नाम को ज्यादा से ज्यादा याद रखें। बाकी की जो डिटेल्ड नॉलेज है वो आपको फर्दर क्लासेस में तो पढ़नी ही है। तो इसी के साथ चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।